हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित एक कंप्लीट क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि गरीबी क्या होती है, गरीबी का आकलन किस तरीके से किया जाता है और बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाया जाता है, या फिर सरकार के द्वारा ऐसे कौन से प्रयास किए जाते हैं जिनसे इस चीज़ पर नियंत्रण पाया जा सके। इससे संबंधित प्रश्न भी एनटीए नेट, प्रोफेसर एग्ज़ाम, पीजीटी, टीईटी या जो भी अपने अपने स्टेट के सेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में और पीसीएस में भी ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहाँ पर हम पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निर्धनता आकलन की निम्नलिखित में से समितियों को कालानुक्रमानुसार जमाएं। यहाँ पे विभिन्न समितियों के हमें नाम दिए गए हैं। हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी समिति आई हुई थी, इनको क्रम वाइज जमाना है। तो देखते हैं कौन कौन सी समितियाँ दी गई हैं। पहला है अलग समिति, दूसरा लकड़वाला समिति, तीसरा तेंदुलकर समिति, चौथा रंगराजन समिति, ये दी गई हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी समिति आई हुई है। एक बार हम इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। ए बी सी डी की चारों जो है वो सही क्रम में दी गई हैं। दूसरा है ए सी बी डी, तीसरा है बी ए सी डी और चौथा है बी सी ए डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि ये चारों ही जो है वो सही क्रम में दी गई हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अलग समिति कब आई हुई थी, तो 1969 में अलग समिति आई हुई थी। उसके बाद लकड़वाला समिति हमारी 1993 में बनी थी। इसके बाद आती है तेंदुलकर समिति जो 2009 में आई थी और लास्ट आती है हमारी रंगराजन समिति। इसका निर्माण 2014 में हुआ था। तो ये हमारा सही क्रम है समितियों का। तो आप इनके सनों को भी याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले अलग समिति 1979 में आई थी, लकड़वाला समिति 1993 में आई थी, तेंदुलकर समिति 2009 में और रंगराजन समिति 2014 में आई हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, गिनी गुणांक मापक है गिनी गुणांक मापक है पहला आय विषमता का, दूसरा गरीबी का, तीसरा बेरोजगारी का और चौथा क्षेत्रीय विषमता का। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय विषमता का। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप सबसे प्रचलित विधि है जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है। गिनी गुणांक अधिकतम मान 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम 0 के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 3 है, आदर्श बेरोजगारी होती है सदैव पहला स्वैच्छिक, दूसरा अनैच्छिक, तीसरा घर्षणात्मक और चौथा मौसमी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनैच्छिक। आदर्श बेरोजगारी सदैव अनैच्छिक होती है। आदर्श बेरोजगारी की जो धारणा है सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में की थी, लेकिन जॉन रॉबिन्सन ने इसका प्रयोग मंदी के समय अधिक उत्पादक प्रयोग से कम उत्पादक प्रयोग की ओर श्रमिकों के चक्रीय हस्तांतरण के लिए किया था। प्रश्न नंबर 4 है, घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है पहला जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद घटे, दूसरा जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति में जुड़ता है तो उसे काम मिलने में समय लगता है, तीसरा तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, चौथा जब एक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाए तब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। घर्षणात्मक बेरोजगारी उस समय
विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, या फिर जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति से में जुड़ता है तो उसे काम मिलने में समय लग जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? पहला 1948 में, दूसरा 1956 में, तीसरा 1958 में और चौथा 1966 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 में पारित हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करना है। प्रश्न नंबर 6 है, आदर्श बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला बैंकिंग क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा कृषि क्षेत्र और चौथा उद्योग क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। आदर्श बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में लगे इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। मान लीजिए किसी कार्य को एक व्यक्ति द्वारा आराम से किया जाता है, लेकिन चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर क्या होता है कि पूरा घर, चाहे वो 4 व्यक्ति हों 5 व्यक्ति हों, उसी काम को कर रहे होते हैं, तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है और ये भी दिखता है कि लोग कार्य में लगे हुए हैं लेकिन एक्चुअल में वो कार्य में नहीं लगे होते हैं। वो आदर्श बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 7 है, सापेक्ष गरीबी मिलती है पहला समाजवादी देश में, दूसरा सामंतवादी देश में, तीसरा विकासशील देशों में और चौथा पूंजीवादी देशों में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पूंजीवादी देशों में। सापेक्ष गरीबी सामान्यतः पूंजी वाले देशों में मिलती है। सापेक्ष गरीबी यह व्यक्त करती है कि समाज का एक वर्ग आय या उपभोग के स्तर की दृष्टि से संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था के औसत आय या उपभोग से नीचे है। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है पहला तकनीकी, दूसरा चक्रीय, तीसरा प्रच्छन्न और चौथा संरचनात्मक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रच्छन्न। भारत में अधिकांश बेरोजगारी प्रच्छन्न है, जिसका अर्थ छुपी हुई बेरोजगारी जो मूलतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, आदर्श बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न को अभी हम 2 से 3 बार हल कर चुके हैं, तो आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा। पहला अल्प विकसित देशों में, दूसरा विकसित राष्ट्रों में, तीसरा समाजवादी राष्ट्रों में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अल्प विकसित राष्ट्रों में। आदर्श बेरोजगारी मुख्यतः अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण आदर्श बेरोजगारी विकसित देशों की विशेषता बनती है। आदर्श बेरोजगारी से आशय बेरोजगारी की ऐसी अवस्था से है जहां अर्थव्यवस्था के निर्वाह क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं, जिनका कुल उत्पादन में ना के बराबर योगदान होता है, अर्थात श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है पहला संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा छिपी बेरोजगारी, तीसरा घर्षणात्मक बेरोजगारी और चौथा उपरोक्त सभी।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत में छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी आदि बेरोजगारियों के स्वरूप पाए जाते हैं, जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रमुखता से पाई जाती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है। पहला तकनीकी, दूसरा चक्रीय, तीसरा प्रतिरोधात्मक, चौथा प्रच्छन्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी देश के पिछड़ेपन तथा गिरे हुए आर्थिक विकास के स्तर का परिणाम है। अल्प विकसित देशों में विशेष रूप से इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को दीर्घकालीन आयोजन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मूलतः भारत में बेरोजगारी का स्वरूप इसी प्रकार का पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, जहाँ पर किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है उसे कहते हैं। पहला चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा मौसमी बेरोजगारी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जहाँ पर किसी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, ऐसी अवस्था को प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रायः किसी क्षेत्र में देखने को मिलती है जहां आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा शून्य के भी निकट होती है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब कुछ उपलब्ध श्रम नियुक्त श्रम से अधिक होता है। दूसरा, कुल उपलब्ध श्रम आवश्यक रूप से अधिक होता है। तीसरा, आवश्यक श्रम नियुक्त श्रम से अधिक हो जाता है। और चौथा है, नियुक्त श्रम आवश्यक श्रम से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नियुक्त श्रम आवश्यक श्रम से अधिक हो जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब नियुक्त श्रम आवश्यक श्रम से अधिक होता है, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक लोगों से अधिक संख्या में लोग उस कार्य में लगे होते हैं। इस स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा शून्य के निकट होती है, अर्थात श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने पर कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकासशील देश, अर्धविकसित देश या फिर कृषि प्रधान देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है और भारत देश इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14 है, बाजार में मजदूरों के कुशल और विशेषताओं के बीच असंतुलन होने वाली दीर्घकालीन क्रॉनिक बेरोजगारी और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को किस रूप में जाना जाता है? पहला चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, तीसरा संरचनात्मक बेरोजगारी और चौथा मौसमी बेरोजगारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले संस्थागत ढांचागत अवस्थापना के पिछड़ेपन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जब बाजार में श्रमिकों में कुशलता का अभाव होता है, तकनीकी पिछड़ापन होता है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। सामान्यतः विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के संदर्भ में गरीबी का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पहला डांडेकर और रथ के द्वारा, दूसरा पी.के. वर्धन, तीसरा बी.एस. मिन्हास और चौथा आई.जे. अहलूवालिया। तो यहाँ पे हमें कोड दिया गया है, हम देखते हैं कि पहला और दूसरा सही है या दूसरा या तीसरा सही है।
पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा सही है। गरीबी का अध्ययन पहला दांडेकर और रथ, पी.के. वर्धन और बी.एस. मिन्हास के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, गरीबी मापने के लिए 2013 में गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला सुरेश तेंदुलकर, दूसरा सी रंगराजन, चौथा डी.टी. लकड़वाला और चौथा वाई.के. अलग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सी रंगराजन। गरीबी मापने के लिए 2013 में गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। समिति ने एक नए उपभोग समूह की अनुशंसा की जिसमें खाद्य घटक तथा गैर खाद्य घटक सम्मिलित किए जाते हैं। खाद्य घटक के अंतर्गत पर्याप्त पोषाहार जैसे कैलोरी, प्रोटीन एवं वसा इत्यादि तथा गैर खाद्य घटक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जैसे शिक्षा, वस्त्र, परिवहन, मकान इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। समिति के अनुसार भारत में कुल निर्धनों का प्रतिशत उस टाइम पे 2013 के टाइम पे 29.5 था और रंगराजन समिति ने 32 रुपये मजदूरी प्रतिदिन के लिए बताई थी या आय जो थी। प्रश्न नंबर 17 है, आय की समग्र समानता द्वारा वर्णित किसी आय के बंटन के गिनी गुणांक का मान क्या होगा? पहला 0, दूसरा 0.5, तीसरा 1 और चौथा अनंत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 0। गिनी गुणांक 0 और 1 के रेंज के साथ अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक निम्न गिनी गुणांक अत्यधिक समान आय या धन वितरण की ओर इस प्रकार से इंगित करता है कि परिपूर्ण समानता के लिए 0 के साथ, जबकि गिनी गुणांक सर्वाधिक असमान वितरण पूर्णता असमानता 1 को सूचित करता है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक बेरोजगारी की दर कौन सी अवधारणा सही है? पहला घर्षणात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, दूसरा घर्षणात्मक रूप से और चक्रीय रूप से बेरोजगार, तीसरा संरचनात्मक रूप से और चक्रीय रूप से बेरोजगार और चौथा है घर्षणात्मक, चक्रीय और संरचनात्मक तीनों रूप से बेरोजगार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, घर्षणात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से बेरोजगार। घर्षणात्मक बेरोजगारी दर और संरचनात्मक बेरोजगारी दर को मिलाने पर प्राकृतिक बेरोजगारी दर प्राप्त होती है, जिसे बेरोजगारी की प्राकृतिक दर भी हम कहते हैं। प्राकृतिक बेरोजगारी दर को नामित करने के लिए हम लोग UN चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में अधिकांश अर्थशास्त्री प्राकृतिक बेरोजगारी को ही मानते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला रैगनर नक्सरे, दूसरा सुम्पीटर, तीसरा रैगनर फ्रिस और चौथा गुन्नार मिल्डर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रैगनर नक्सरे। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रैगनर नक्सरे की है। उनके अनुसार अल्प विकसित देशों में बाधक शक्तियों का चक्रीय समूह जो एक दूसरे पर इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया करती है कि वे एक निर्धन देश को निर्धनता की अवस्था में ही बनाए रखती हैं। उनने डेफिनेशन भी दी थी कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसमें भी हमारे दो पक्ष काम करते हैं, पहला मांग पक्ष और दूसरा पूर्ति पक्ष।
अगर हम मांग पक्ष की बात करते हैं तो अल्प विकसित देशों में वास्तविक आय कम है, जिसके कारण उनकी क्रय शक्ति कम है। लोगों की क्रय शक्ति कम होने के कारण मांग की कमी होगी, जिससे विनियोग की प्रेरणा कम मिलेगी। विनियोग कम होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि औद्योगिकरण या उत्पादकता में कमी होगी और पुनः दृष्टिगोचर होगा। अब अगर हम पूर्ति पक्ष की बात करते हैं तो अल्प विकसित देशों में वास्तविक आय की मात्रा कम है, जिसके परिणाम स्वरूप बचत की क्षमता अत्यंत ही कम है, जिससे बचत कम होगी और विनियोग प्रभावित होगा। प्रश्न नंबर 20 है, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, महाराष्ट्र। ग्रामीण बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी से निजात पाने के लिए रोजगार गारंटी योजना का सर्वप्रथम 1972 से 73 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से नरेगा नाम से प्रारंभ किया गया। 2006-07 के दौरान देश में 27 जिलों में ये सारी चीज़ें थी और बाद में 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई है? पहला तेंदुलकर समिति, दूसरा सक्सेना समिति, तीसरा लकड़वाला समिति और चौथा हासिम समिति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, हासिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हासिम समिति स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन के लिए लॉरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है? पहला बाजारों की आवंटन एवं तकनीकी क्षमता, दूसरा कारोबारी के लिए साथियों का तुलनात्मक लाभ और व्यापार की शर्तें, तीसरा आय वितरण में समता की डिग्री और चौथा है विश्व भर में बाजार कीमतों और मात्राओं का संतुलन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, आय वितरण में समता की डिग्री। लॉरेंज वक्र का विचार 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया। लॉरेंज वक्र कुछ मदों जैसे परिवार के संचयी प्रतिशत तथा उससे संबंधित कुछ चर जिसमें आय सम्मिलित होती है के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। लॉरेंज वक्र का उद्देश्य दी गए वितरण में विषमता के स्तर को बताता है। यहाँ पे हम एक ग्राफ लेते हैं। अब इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा लेते हैं इस तरीके से। लॉरेंज वक्र जितना ही अधिक वक्रकार होगा, विषमता का स्तर उतना ही ज़्यादा होगा। अब जब हम सीधी रेखा लेते हैं उसके बाद से ये रेखा इस तरीके से जाती है और दूसरी रेखा जो है वो हमारी ऐसे जाती है। इसको इस तरीके से। अब ये पूरा एक बॉक्स बन चुका होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मध्य का बिंदु होता है, यहाँ पे होता है निरक्षेप समता रेखा। समता रेखा पाई जाती है यहाँ पे। अब ऊपर हुआ होता है हमारा ए बिंदु, नीचे बी
और यहाँ पे C और यहाँ पे पाया जाता है हमारा D बिंदु। अब 0, 1, 2, 3, पहले इसमें हम देखें तो 0 से 25%, फिर 50% और फिर यहाँ पे 75% होता है। सेम कंडीशन नीचे भी होती है कि नीचे भी 3 बिंदु दिए गए होते हैं, 25, 50 और 75। इस तरीके से हमारा ये वक्राकार विषमता स्तर बताया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, लॉरेंज वक्र का माप है पहला केंद्रीय प्रवृत्ति का, दूसरा विषमता का, तीसरा ककुता का, चौथा अपकिरण का। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज वक्र विषमता का मापक है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने जो पढ़ा हुआ है सेम का सेम वही है, केवल यहाँ पे माप को बताया गया है। प्रश्न नंबर लॉरेंज वक्र के अंतर्गत जितना अधिक मोड़ होता है उतना ही, ऑप्शन पहला है, उतना ही कम असमानता का अंश होता है, दूसरा उतना ही अधिक असमानता का अंश होता है, तीसरा वहाँ असमानता नहीं होती और चौथा मोड़ तथा असमानता के मध्य कोई संबंध नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उतना ही अधिक असमानता का अंश पाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, निर्धनता का संकेतक निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला हेड काउंट सूचकांक, दूसरा निर्धनता अंतराल अनुपात, तीसरा निर्धनता वर्ग अंतराल अनुपात और चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निर्धनता के संकेतक के अंतर्गत हेड काउंट भी आता है, निर्धनता अंतराल अनुपात और निर्धनता वर्ग अंतराल अनुपात, ये सभी सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या के आकलन के लिए योजना आयोग द्वारा अपनाए गए कुछ कारकों पर विचार करें। पहला है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कैलोरी इंटेक, तीसरा पारिवारिक व्यय और चौथा है प्रति व्यक्ति उपभोग। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कोड क्या है कि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं, या दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला और चौथा सही है और पहला तीसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा सही है। दूसरे में आता है हमारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कैलोरी इंटेक और तीसरा है पारिवारिक व्यय। भारत में निर्धनता का अनुपात एनएसएसओ द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में किए जाने वाले पारिवारिक उपभोग व्यय के व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। इसके लिए अपनाई जाने वाली विधि समय समय पर गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 26 है, एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे समझा जाता है पहला संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, घर्षणात्मक बेरोजगार, तीसरा अल्प बेरोजगार और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार। एक व्यक्ति जो किसी अन्य कार्य की तलाश में किसी कार्य को छोड़ता है तो वह आंशिक रूप से बेरोजगार होता है, क्योंकि उसको पुनः रोजगार मिलने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 29 है, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है 1951 में, दूसरा 1961 में, तीसरा 1966 में और चौथा 1991 में।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 1966 में। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966 में किया गया था, जिसने श्रम समस्याओं के सभी पहलुओं का अध्ययन किया। बाद में 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के बच्चों में कुपोषण का माप किया जाता है। पहला, कैलोरी की मात्रा से। दूसरा, परिवार में प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर। तीसरा, 1 वर्ष से कम आयु उम्र के न्यून भार वाले बच्चे जो अस्पताल की सुविधा के बिना पैदा हुए। या फिर चौथा, 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चों से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चे। भारत में बच्चों में कुपोषण के माप के अंतर्गत 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, रिसाव का सिद्धांत संकेत करता है। पहला, ऊंची सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि द्वारा गरीबी कम होना। दूसरा, उच्च वर्ग की आय में न्यायपूर्ण पुनर्वितरण द्वारा कमी। तीसरा, जीएनपी की समृद्धि के स्थान पर पोषकता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की प्रत्यक्ष उपलब्धता। और चौथा है, फसलों हेतु पानी एकत्र करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऊंची सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि द्वारा गरीबी कम होना। रिसाव का सिद्धांत ऊंची सकल राष्ट्रीय आय की वृद्धि द्वारा गरीबी कम होने की ओर संकेत करती है। इस स्ट्रैटेजी में विकास की दर तथा राष्ट्रीय उत्पाद के आकार पर विशेष बल दिया गया है। यह स्ट्रैटेजी गरीबी पर प्रत्यक्ष आक्रमण न करके परोक्ष रास्ता अपनाती है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रदेश में है? पहला, बिहार। दूसरा, उड़ीसा। तीसरा, पश्चिम बंगाल। और चौथा, केरल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, केरल। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत केरल में है। वर्तमान में CMIE सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी 2021 के अनुसार भारत में हरियाणा सर्वाधिक 35.7 व दूसरे स्थान पर राजस्थान 26.7 शिक्षित बेरोजगारी में है। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब होता है कि युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होता है पर उन्हें उनके शिक्षा के अकॉर्डिंग रोजगार नहीं मिल पाता है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में राज्यों एवं राष्ट्र के गरीबी का अनुमान योजना आयोग निम्न में से किस अर्थशास्त्री के दिए गए सूत्र के आधार पर करता है? पहला, डाडेकर। दूसरा, मिन्हा। तीसरा, लकड़वाला। और चौथा, वर्धन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लकड़वाला। भारत में राज्यों एवं राष्ट्र के गरीबी का अनुमान योजना लकड़वाला कमेटी के दिए गए सूत्र के अनुसार किया जाता है। इस कमेटी ने 1989 में हुई अपनी रिपोर्ट में बताया CPI फॉर IW ये अर्बन क्षेत्र के लिए बताया और CPT फॉर AL ये रूरल वर्ग के लिए बताया था। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। पहला,
जीवन स्तर के आधार पर, दूसरा कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर, तीसरा परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर और चौथा है परिवार की आय के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर। भारत में गरीबी को कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर परिभाषित किया गया है। भारत के गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉक्टर बाई वी के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति संतुष्टि की थी। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरीज के न्यूनतम औसत दैनिक उपभोग के आधार पर किया जाता है। पहला 2600, दूसरा 2700, तीसरा 2500 और चौथा 3400। तो ऑप्शन नंबर 2400, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 2400। योजना आयोग द्वारा गठित एक दल ने टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंज्यूमशन डिमांड के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन पोषण प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है। पहला घर्षणात्मक, दूसरा प्राधान्य, तीसरा संरचनात्मक और चौथा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में चाहे विकसित हो या विकासशील, बेरोजगारी की समस्या सामान्यतः पाई जाती है, पर बेरोजगारी का स्वभाव विकसित तथा अल्प विकसित देशों में भिन्न होता है। विकसित देशों में अनैच्छिक व घर्षण जनित बेरोजगारी पाई जाती है तथा अल्प विकसित देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। साथ ही भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। भारत में वर्तमान समय में गरीबी की रेखा का अनुमान किस आधार पर किया जाता है? पहला प्रति व्यक्ति आय से, दूसरा न्यूनतम मजदूरी से, तीसरा खुराक में कैलोरी के आधार पर और चौथा पारिवारिक आय पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, खुराक में कैलोरी के आधार पर। भारत में वर्तमान समय में गरीबी रेखा का अनुमान कैलोरी के आधार पर किया जाता है। योजना आयोग द्वारा विशेष दल, ये क्वेश्चन हमने अभी भी पढ़ा था, ये रिपीट दूसरे तरीके से ये दोबारा से पढ़ाया जा रहा है, तो इस बार आपको पूरी तरीके से याद होना जाना चाहिए कि टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंज्यूमर्स डिमांड की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन लिया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, समूची भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का अधिक व्यापक रूप है। पहला संघर्षी, दूसरा प्राधान्य, तीसरा संरचनात्मक और चौथा किंग्स का अनैच्छिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्राधान्य। समूची भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का अधिक व्यापक रूप प्राधान्य बेरोजगारी है। प्राधान्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात इन श्रमिकों को कृषि क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र भेजे जाने पर कृषि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 39 है, मिजरी इंडेक्स प्रदर्शित करता है। पहला स्फीति की दर तथा बेरोजगारी के दर के योग को, दूसरा स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के
गुणनफल को, तीसरा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों के अनुपात से, और चौथा है बी तथा सी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के योग को। मिजरी इंडेक्स स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के योग को प्रदर्शित करता है। इसका प्रतिपादन आर्थर ओकिन ने 1960 में किया। यह धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि उच्च स्फीति दर तथा उच्च बेरोजगारी की दर किसी देश में सामाजिक लागत सृजित करती है। प्रश्न नंबर 40 है, छद्म में बेरोजगारी की अवधारणा को संदिग्ध बताया है। पहला टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने, दूसरा ए.डब्ल्यू. लेविस ने, तीसरा जे. रॉबिन्सन ने, और चौथा रेनिस और फैने ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने। टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने छद्म बेरोजगारी की अवधारणा को संदिग्ध बताया है। प्राचीन या छद्म एक ही होता है, तो बेरोजगारी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें जितने अधिक काम पर लोग लगे हुए हैं उनसे कम की आवश्यकता होती है। अतः श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है? शून्य। अर्थशास्त्र में प्राचीन या छुपी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। प्रश्न नंबर 41 है, किसने प्राचीन बेरोजगारी की परिभाषा ऐसे श्रम घंटे जिनकी उत्पादकता शून्य है की है? पहला ए.के. सेन, दूसरा रैगनर नक्सरे, तीसरा रॉबिन्सन और चौथा एम. डॉब। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए.के. सेन। अभी पहले जो हमने प्रश्न पढ़ा था उसमें हमने जो रॉबिन्सन की बात की थी, उन्होंने प्राचीन बेरोजगारी की बात की है, लेकिन उन्होंने घंटे नहीं बताए हैं। और ए.के. सेन ने यहाँ पे क्या किया है कि श्रम की उत्पादकता के पर्टिकुलर घंटे को यहाँ पे बताया है। तो दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ए.के. सेन ने प्राचीन बेरोजगारी की परिभाषा ऐसे श्रम घंटे के रूप में की है, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा यहाँ पे मेन कीवर्ड है श्रम घंटे के रूप में की है, जिसकी उत्पादकता शून्य है। सेन के अनुसार यदि कुछ श्रमिक एक निश्चित श्रम घंटा कार्य करके किसी खेत के दूसरे टुकड़े में अधिकतम उत्पादन करते हैं, यदि श्रमिकों की संख्या बढ़ जाए और वे उतना ही श्रम घंटा काम करके उतना ही उत्पादन प्राप्त करें, तो इसका अर्थ हुआ कि प्रति श्रमिक पहले से कम श्रम घंटा काम हो रहा है, और यह प्रति श्रमिक कम घंटा प्राचीन बेरोजगारी प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में गरीबी की परिभाषा का आधार है। पहला प्रति व्यक्ति वार्षिक मौद्रिक आय, दूसरा अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि, तीसरा खुराक की कैलोरी मात्रा, और चौथा रोटी कपड़ा और मकान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा खुराक की कैलोरी। भारत में परिभाषा का आधार यही है। प्रश्न नंबर 43 है, भारतवर्ष में निर्धनता की संरचना को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियां हैं। पहला पूंजी निर्माण की निम्न दर, दूसरा जनसंख्या की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकता की तुलना में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन की निम्न दर, तीसरा है निर्धन वर्गों द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों से होने वाली अनुपयोगिता के वहन उत्पादित वस्तुओं के अनुपयुक्त वितरण के सह अस्तित्व के द्वारा, और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अगर भारतवर्ष में निर्धनता की संरचना की बात की जाती है तो पूंजी निर्माण की निम्न दर पाई जाती है, जनसंख्या की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकता की तुलना में उपभोग वस्तुओं का उत्पादन निम्न स्तर पर हो रहा है, और निर्धन वर्गों द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों से होने वाली अनुपयोगिता के वहन तथा उत्पादित वस्तुओं के अनुपयुक्त सह अस्तित्व सब में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 44 है,
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में निर्धनता के अनुमान लगाए? पहला, राष्ट्रीय योजना आयोग। दूसरा, प्रोफेसर दांडेकर एवं प्रोफेसर रथ। तीसरा, प्रोफेसर VKRV राव। और चौथा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोफेसर दांडेकर एवं प्रोफेसर रथ। इन दोनों प्रोफेसरों ने सर्वप्रथम भारत में निर्धनता के अनुमान लगाए। BM दांडेकर तथा नीलकंठ रथ का प्रतिपादन 1971 में आया। इन दोनों विशेषज्ञों ने स्वतंत्र रूप से प्राप्त कैलोरी स्तर को गरीबी के स्तर के अनुमान के साथ जोड़ने की बात की। गरीबी रेखा को न्यूनतम कैलोरी की प्राप्ति के रूप में परिभाषित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 45 है, बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? पहला, धीमा आर्थिक विकास। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट। तीसरा, अनुपयुक्त नियोजन। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट। भारत में बेरोजगारी के और भी कारण हैं, जैसे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर, कृषि पर अत्यधिक दबाव, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण आर्थिक नीतियाँ, परंपरागत हस्तकला एवं लघु उद्योग, मशीनीकरण को बढ़ावा, व्यवसाय परक शिक्षा की उपेक्षा, ये सारी चीज़ें भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 46 है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले प्रमुख कार्यक्रम हैं? पहला, IRDP। दूसरा, ट्राइसेम। तीसरा, JRY। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले सभी प्रमुख कार्यक्रम रहे हैं। IRD की शुरुआत 1978 में की गई। ट्राइसेम की स्थापना 1969 में की गई और JRY 1989। इन सभी संस्थाओं ने ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 46 है, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति होगी? पहला, प्राचुन्य बेरोजगारी की। दूसरा, संरचनात्मक बेरोजगारी की। तीसरा, घर्षणात्मक बेरोजगारी की। और चौथा, मौसमी बेरोजगारी की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्राचुन्य बेरोजगारी की। नक्शे तथा आर्थर लुईस के अनुसार घने बसे हुए कृषि प्रधान देशों में खेती संबंधी इस तथ्य को महत्वपूर्ण मानते हैं कि वहां पर कृषि में जितने लोग लगे हुए हैं उन सभी का उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए इस व्यवसाय में लगा रहना आवश्यक नहीं है। यदि कुछ लोगों को खेती से हटा लेने पर भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी तो इसके लिए श्रम प्राधान्य होगा। प्रश्न नंबर 48 है, वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप है? पहला, सूचकांक। दूसरा, सहसंबंध। तीसरा, गिनी गुणांक। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गिनी गुणांक। वितरण की असमानता मापने की दो विधियां हैं, पहला लॉरेंज वक्र और दूसरा गिनी गुणांक। प्रश्न नंबर 49 है, सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है? पहला, गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या। दूसरा, गरीबों में सबसे गरीब। तीसरा, गरीबों के बीच आय वितरण। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, गरीबों में सबसे गरीब। प्रोफेसर AK सेन ने अपने लेख पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में गरीबों की गहनता ज्ञात करने की एक विधि विकसित की, जिसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि गरीबों में भी वास्तव में कितने गरीब हैं।
प्रोफेसर सेन ने एक निर्देशांक विकसित किया। इसके द्वारा गरीबों की आय को गरीबी रेखा से गिरावट को भारांकित करके मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 50 है, भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत संबंधित है। पहला एम विश्वेश्वरैया से, दूसरा VKRV राय से, तीसरा दादा भाई नौरोजी से और चौथा सुभाष चंद्र बोस से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, दादा भाई नौरोजी से। गरीबी का अफवाह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। इनके अनुसार गरीबी का प्रमुख कारण भारतीय संपत्तियों का विदेश में जाना है, अर्थात भारत में जो भी उत्पादन किया जाता था उसका अधिकांश हिस्सा स्थायी रूप से इंग्लैंड को चला जाता था। प्रश्न नंबर 51 है, भारत की निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, निर्धनता रेखा की संकल्पना देश की निश्चित निर्धनता के विस्तार को आंकने में सहायक होती है। दूसरा, निर्धनता रेखा सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार की निर्धनता को आंकने में सहायक है। तीसरा, कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ निर्धनता रेखा में भी परिवर्तन होना चाहिए। और चौथा, निरपेक्ष निर्धनता ना हो तो भी सापेक्ष निर्धनता पाई जाती है। यहाँ पे हमारे कूट दिए गए हैं कि पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा पहला और तीसरा सही है, तीसरा दूसरा और तीसरा सही है और चौथा दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा। भारत की निर्धनता रेखा की देश की निरपेक्ष निर्धनता के विस्तार को आंकने में सहायक होती है तथा भारत में निर्धनता रेखा की कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ समायोजित किया जाता है। निर्धनता रेखा को अद्यतन बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिक के उपभोक्ता कीमत सूचकांक तथा शहरी निर्धनता रेखा के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जा रहा है तथा निरपेक्ष निर्धनता न होने के बावजूद भी सापेक्ष निर्धनता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है। पहला, मौसमी बेरोजगारी, दूसरा चक्रीय बेरोजगारी, तीसरा प्रौद्योगिकी बेरोजगारी और चौथा संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी जब रोजगार के उपलब्ध अवसर तथा रोजगार पाने वालों की योग्यता में तालमेल नहीं होता, अर्थात रोजगार की आवश्यकता के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता नहीं होती, तो विकासशील तथा अल्प विकसित देशों में भारत में भी संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है। प्रश्न नंबर 53 है, जब श्रम की सीमांत उपयोगिता उत्पादिता रेंज में शून्य या ऋणात्मक होती है तो वह स्थिति होगी। पहला, संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा चक्रीय बेरोजगारी, तीसरा अनैच्छिक बेरोजगारी और चौथा प्राच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, प्राच्छन्न बेरोजगारी। प्राच्छन्न बेरोजगारी विशेषता अल्प विकसित देशों के कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इस बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि कृषि में आवश्यक से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, जिससे कुछ व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता बिल्कुल शून्य होती है। प्रश्न नंबर 54 है, छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है। पहला, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता धनात्मक हो, दूसरा श्रमिक की
सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो। तीसरा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता स्थिर हो। और चौथा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि छिपी हुई बेरोजगारी से आशय होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। प्रश्न नंबर 55 है, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए, निजी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन डी, बैंकों में। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में मौजूद है। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत किसी विशेष मौसम या अवधि में प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को सम्मिलित किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः 7 से 8 माह ही काम होता है तथा शेष महीनों में खेती में लगे व्यक्ति को बेकार बैठना पड़ता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज़्यादातर फसलें मौसम पर आधारित होती हैं। अगर वर्षा अच्छी होगी तो हमारे सोयाबीन, धान, मूंग, मूंगफली इत्यादि का उत्पादन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वर्षा कम होती है या अत्यधिक मात्रा में होती है तो ये सारी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं और जो भी व्यक्ति इस कार्य में लगे होते हैं उनको बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से काम में लगे होने के बावजूद भी व्यक्ति में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है क्योंकि यह काम नहीं होता है, यह काम कुछ समय के लिए होता है। कृषि क्षेत्र में भारत देश के सबसे ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान सबसे कम है। 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिकरण और विनिर्माण क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम इन सारे क्षेत्रों को समझने का प्रयास करें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्षेत्र क्या होते हैं, सेक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्षेत्र क्या होते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही छोटा उदाहरण देते हैं। कपास कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। कपास से जब वस्त्र बनाए जाते हैं तो वो औद्योगिक क्षेत्र में जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में हो गया वो कपास। जब वो फैक्ट्री में जाता है कपड़े बनने के लिए तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद जब वहाँ से कपड़े का निर्माण हो जाने के बाद वह वस्तु मार्केट में बिकने के लिए आती है तो वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। इसी तरीके से उस वस्तु का मूल्य भी बढ़ता जाता है। जब वह कृषि क्षेत्र से खरीदी जाती है तो उस वस्तु का मूल्य कम होता है। जब वो विनिर्माण क्षेत्र में आती है तब उसका मूल्य अधिक हो जाता है और जब वह उपभोग के लिए एक उपभोक्ता के पास पहुंचती है तो उसका मूल्य और भी अधिक हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये पूरा एक चक्र है वो चलता रहता है। और अगर हम बात करें कि किस प्रकार से व्यक्ति कार्यों में लगे हुए हैं तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक व्यक्ति लगे हैं, लेकिन यहाँ से उत्पादन कम होता है। उसके बाद उससे कम औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र से फिर भी उत्पादन होता है और सबसे कम व्यक्ति कार्य क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन देश में सबसे ज़्यादा जीडीपी को योगदान तृतीयक क्षेत्र वाले व्यक्ति ही
दे रहे हैं, जिसमें शिक्षक, डॉक्टर, वकील, जितने भी लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं मूल्य लेकर, वो सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो टॉपिक वाइज हम वीडियो लेके आ रहे हैं ये आपको जैसे ही वीडियो डले और मिल जाए, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हैव अ गुड डे।